हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस आईआर डिस्कशन। उसमें हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स को लेकर, जो कि आपका रिसेंटली 17th ब्रिक्स समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। यहाँ पर आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस समिट को अटेंड किया था। यहाँ पर डिफरेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ था, लाइक किस तरीके से यूएस एंड रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको नेविगेट किया जाए, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पे किस तरीके से बैलेंस अप्रोच अपनाया जाए, एंड प्रॉमिस और जो चैलेंजेस फेस किया जा रहा है ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन को लेकर, उस पे किस तरीके से हमें वर्क करना है। ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ था और इसी चीजों को आर्टिकल के अंदर बताया गया है। ब्रिक्स को पढ़ने से पहले हमें ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ को पढ़ना पड़ेगा। ग्लोबल साउथ में ही क्यों साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करी जाती है, बिकॉज ये कंट्रीज पहले भी पुअर थी और अभी भी अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जिनके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू कॉलोनियलिज्म के अंडर में यहाँ पर रूल किया गया था, और इनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस वे में यूज करके अपने आप कंट्रीज को तो इन्होंने एक तरीके से डेवलप कर दिया था, बट यहाँ की जो कंट्रीज थी, जो रिसोर्सेज थे, उसका एक तरीके से डिट्रॉइट किया था। तो ब्रिक्स को समझने से पहले ये हमें समझना जरूरी था। एंड नाउ अब हम समझेंगे कि ब्रिक्स में क्या क्या डिस्कशन हुआ 17th ब्रिक्स समिट के अंदर। ठीक है, ब्रिक्स का जो ये आइडिया आया कहाँ से था, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जनरली आप देखोगे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन कंट्रीज हैं या लैटिन अमेरिका कंट्रीज हैं, इनकी ये हिस्ट्री रही है कोलोनियलिज्म की, और जो स्ट्रगल आज भी चल रहा है ग्लोबल इनइक्वालिटीज के खिलाफ। यानी इसी के बेसिस पर एक तरीके से आपके नॉर्थ यानी ग्लोबल नॉर्थ को चैलेंज देने के लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करी जाती है। और जो अभी भी जो मेजर इनइक्वालिटीज चल रही हैं करंट सिनेरियो में भी, उसको भी कैसे टैकल करना है, उसके लिए एक तरीके से साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात लेकर आई जाती है। ये जनरली इनिशिएट कहाँ हुआ था, तो बैंटन कॉन्फ्रेंस यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो 1955 में बनाया गया था, उसके अंडर में ये चीज आई थी, जिससे कि हमें एक तरीके से साउथ कंट्रीज हैं यानी ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उनको प्रमोट करना था। क्या अपनी जो इकोनॉमी थी उसको फॉस्टर करना था, और कल्चरल कोऑपरेशन को भी क्या करना था, प्रमोट करना था, जिसमें कि आपका ह्यूमन राइट्स की भी बात करी जाती थी। एंड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की गई, जिसका नाम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। कहाँ पर, साउथ में, यानी ग्लोबल साउथ में। किसको चैलेंज दे रहे थे ये आपके ग्लोबल नॉर्थ को चैलेंज देने की कोशिश करी जा रही थी। जब आप देखोगे ग्लोबल साउथ को, जब आप डिफरेंट कंट्रीज ग्लोबल साउथ की डिफरेंट कंट्रीज को आप देखोगे, आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये मोनोलिथिक नहीं है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, यानी डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन ये सभी क्या है, एक साथ मिलकर ग्लोबल इश्यूज के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते थे। 1955 से जब ये इनिशिएटिव लेके आए थे आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर, तो ये सारी चीजें बातें आई थी। ब्रिक्स जो जो ग्रुप्स है ना, तो जनरली एक सोलिडिफाइड बनाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि सबकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो पास्ट था, वो सिमिलर ही था। क्या था, सिमिलर ही था। एक तरीके से उनको हैरेस ही किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू, वेस्टर्न कंट्री के थ्रू। तो नाउ जो अभी ब्रिक्स समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें डिफरेंट चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि एक तरीके से नेविगेट किया जा रहा था कि रिलेशनशिप यूएसए और रशिया के साथ कैसे रखा जाएगा, और किस तरीके से जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें एक तरीके से मिडिल ग्राउंड में आकर काम करना होगा। यानी मिडिल ग्राउंड का मतलब हुआ एक बैलेंस अप्रोच की बात करी जा रही है कि किस तरीके से बैलेंस अप्रोच रखा जाए, जिससे कि आपका जो ग्लोबल नॉर्थ हो वो आपसे आपसे एक तरीके से परेशान ना हो, या आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको गलत ना समझे। ठीक है, तो ना अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूशनल वॉइस को। जनरली आप देखोगे कि ये जो ब्रिक्स जो वर्ड दिया गया था, ये आपके जिंग और नील के द्वारा दिया गया था 2001 में, क्योंकि आपके ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड आपका साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज थी, ठीक है, जिनके बेसिस पर ब्रिक्स बनाने की कोशिश करी गई थी शुरुआती दिनों में। अगर आप इनको थोड़ा सा इकोनॉमिक बेसिस पे समझने की कोशिश करो, तो 35% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को ये कंट्रोल करते हैं, और आपका लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी क्या करते हैं, एक तरीके से यहाँ पर कंट्रोल है। जी सेवन के जी7 को लगभग उन्होंने पास कर दिया 30% ऑफ इकोनॉमिक शेयर।
अब एज ऑफ 2024 यानी 2024 के बेसिस पर अगर आप देखा जाए कि G7 का 30% जो इकोनॉमिक शेयर है उसको उन्होंने पास कर दिया है। और जो ये ब्लॉक बनाने का रीजन था, जब आप समझने की कोशिश करोगे, ब्रिक्स को बनाने का जो मैंने अभी पहले ही बताया कि साउथ साउथ कोऑपरेशन, है ना, सबको क्या करना था, एक तरीके से जो ग्लोबल चैलेंजेस थे उससे लड़ना था और अपने पास्ट से निकलना था, बाहर निकलना था। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कोऑपरेशन, है ना, यानी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशली क्या एक दूसरे को क्या कोऑपरेट करके एक दूसरे की प्रमोट करेंगे, दूसरे की ग्रोथ बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरनेशनली ट्रेड करके एक दूसरे की इकोनॉमी को भी रन करेंगे। ठीक है, यानी कल्चरल एक्टिविटी को भी प्रमोट करने की इसमें बात करी गई थी। यानी ब्रिक्स ये चाहता था कि ओवरऑल एक तरीके से क्या हो, साउथ को, ग्लोबल साउथ को, ग्लोबल साउथ को इनहेंस किया जाए। ठीक है, ग्लोबल साउथ को क्या किया जाए, इनहेंस किया जाए। ठीक है, यानी इसमें आप थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करोगे, कोऑर्डिनेट करने की बात करेंगे। इवन जो यूएस डॉलर के ऊपर रिलायंस है, यानी यूएस डॉलर के ऊपर जो आपका एक तरीके से कि भाई डिपेंडेंट है, उसको कम करने की कोशिश करने की बात इस ब्रिक्स समिट के अंदर कही जाती है। या इसका इनिशिएटिव ही यही था और इसकी वजह से ही न्यू डेवलपमेंट बैंक और कॉन्टिनेंट कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इन सीआरए लाने की कोशिश हुई और लाया गया, जो कि क्या करेगी, एक तरीके से इनका काम क्या था, जब आप सीआरए की बात करोगे तो जो भी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं उसको ये टैकल करता है। ठीक है, साउथ साउथ कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के अंदर वेस्ट डोमिनेटेड जो फाइनेंशियल आपके अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन थे लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनको एक तरीके से क्या दे रहा था, चैलेंज देने की कोशिश थी, एक तरीके से इनके ऑप्शनल बनाने की कोशिश करी गई थी। यूएस समिट जो है ये एक तरीके से दो चीजों को डिमोन्स्ट्रेट करता है, पोटेंशियल को और लिमिटेशंस को। जैसे अगर आप देखोगे कि गाजा और ईरान का जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें आप देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो सपोर्ट था वो इजराइल के लिए था, है ना, बट जो आपका साउथ जो कंट्रीज है वो एक तरीके से क्या है, बैलेंस अप्रोच बनाते हैं और वो गाजा को और ईरान को सपोर्ट करने की कोशिश करता है और सपोर्ट किया भी गया। इवन इंडिया ने भी सक्सेसफुली अपना जो पहलगाम जो टेरर अटैक था उसको कंडेम करा दिया एक तरीके से कंप्लीटली। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर आप पहलगाम अटैक को देखोगे तो ये सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर आता है और ये टेररिज्म के अगेंस्ट की बात करी जाती है। और साउथ साउथ कोऑपरेशन ये कहता है कि हमें टेररिज्म को बिल्कुल ही एक तरीके से क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। इस तरीके से इंडिया ने भी अपने इस ब्रिक्स जो ब्लॉक था उसमें अपनी कैपेसिटी शो करने की कोशिश करी। या ये सिग्निफिकेंट क्या है कि जो नए पार्टनर्स भी ऐड ऑन किए जा रहे हैं, नए नए पार्टनर्स, जैसे आपके देखो बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान, ये डिफरेंट कंट्रीज हैं जो इसमें ऐड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि साउथ साउथ जो कोऑपरेशन है वो एक तरीके से इनहेंस हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट कंट्री इसके साथ क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, इसमें ऐड होना चाहती है इस ग्रुप के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रायोरिटीज एंड रियलिटीज की, कि क्या क्या प्रायोरिटी और क्या क्या रियलिटी है। ग्लोबल साउथ अगर आप देखोगे तो एक तरीके से क्या है, डिफरेंट रीजनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रायोरिटीज को शो करता है। अगर डिफरेंट कंट्रीज की बात करिए, जैसे समझे अगर कोई भी कंट्री आ रही है उसकी अपनी एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रायोरिटी होगी। जैसे ब्राजील क्या फोकस करता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, जो कि एक तरीके से गार्जियन ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ब्राजील में रेन फॉरेस्ट है तो इन्वायरमेंट को एक तरीके से आपका ब्राजील प्रमोट करना चाहता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को एक तरीके से ग्लोबल फॉर्म में लेके जाना चाहता है और इसको टैकल कर इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करी जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी एक तरीके से फॉलो करने की कोशिश करी जाती है। इंडिया किस पे एम्फेसाइज करता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, सर्विस के ऊपर, है ना, जिससे कि क्या हो, इमरजेंसी ग्लोबल आईटी पावर हाउस, इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बनाने की कोशिश करता है। चाइना जो है आपका देखो बेल्ट रोड है इनिशिएटिव, जो उसका सबसे एक एम्बिशियस अटेम्प्ट है। बट आप देखोगे चाइना जब भी ये अगर आप ये आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आ रहा है तो एक डेब्ट ट्रैप का भी केस आ जाता है ना, जो भी कंट्री इसके साथ जुड़ती है तो डेब्ट ट्रैप में फंसा देने की बात आती है ना, कि चाइना का एक है कि इमेज है कि भाई वो क्या है, डेब्ट ट्रैप में फंसा देगा, डेब्ट डिपेंडेंसी लेके आ जाएगा डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, जो आपकी साउथ कंट्रीज हैं, वो थोड़ा सा हिचकती हैं कि भाई हमें एक तरीके से डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसना है।
इवन आप देखो रशिया का इंक्लूजन है, जियोग्राफिकली वो कहाँ पे जाता है, नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ के अंदर में आता है, लेकिन फिर भी वो किस में ऐड है, ब्रिक्स के अंदर ऐड है। यानी अगर आप देखोगे कि एक तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट आपकी क्या है कॉन्टेक्स्ट है, उसके बावजूद भी सारी कंट्रीज मिलकर क्या कर रहे हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें कि जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है, उसमें अगर बात करें तो फास्टर पेस है एज किससे कंपेयर में, G7 कंट्रीज, यानी G7 कंट्रीज की तुलना में जो ब्रिक्स का जो ट्रेड है वो क्या है, इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, अगर आप देखो कि ब्राजील और चाइना के बीच में 54 टाइम्स लगभग 20 सालों के अंदर इंक्रीज हुआ है। अगर चाइना इंडिया का ट्रेड देखा जाए तो 28 टाइम्स 20 सालों के अंदर इंक्रीज हुआ है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है एक तरीके से अल्टरनेटिव फंडिंग लेके आता है किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो भी आपका फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन से ट्रेडिशनल लाइक आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उनके द्वारा जो गैप छोड़े जाते हैं या जो जिस वो उस तरह सपोर्ट नहीं मिलता है, तो NDB काम करता है। ठीक है, यानी एक तरीके से चैलेंज देता है वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस को। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप देखोगे कि ब्रिक्स जो बनाया गया था ना, उसमें एक बात करी गई थी कि अपनी एक करेंसी लेके आएंगे, लेकिन जब ब्रिक्स इस समिट में बात करी गई थी तो आपके जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप थे, यानी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट जो थे आपके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने एक तरीके से टैरिफ लगाने की बात कर दी थी। यानी इस जब ये जानते थे कि भाई ये ब्रिक्स में ये बात चलेगी कि भाई क्या है, जैसे आप देखो पिछले कुछ सालों में ये एक बात आई थी कि यूएस डॉलर के जो करेंसी है उसको हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे ब्रिक्स करेंसी से, यानी ब्रिक्स की कोई करेंसी बनाएंगे उसके बेसिस पर। बट अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से टैरिफ लेने की बात करी, तो यानी 100% टैरिफ भी बढ़ाने की कोशिश, उन्होंने चैलेंज दे दिया, एक तरीके से धमकी दे दी कि हम अगर आपने ऐसा कुछ भी सोचा तो हम 100% टैरिफ बढ़ा सकते हैं, 10%, 20%, इवन 250% टैरिफ बढ़ाने की बात करी, किसने, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि किस तरीके से ब्रिक्स के आगे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, यानी ग्लोबल नॉर्थ के द्वारा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर आप अमेरिका के हेजेमनी को आप चैलेंज नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसके पास जो सबसे बड़ा पावरफुल सोर्स है वो है उसका US डॉलर। अगर आप US डॉलर को चैलेंज देने की कोशिश करोगे तो अमेरिका शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चीज है ये US डॉलर ही है जिसकी हेजिमनी को बिल्डअप करके रखी हुई है ना। तो ये जो अगर आप देख पा रहे हो इन सब पॉइंट से, जिसे हमें समझ में आता है कि चैलेंजेस बहुत सारी हैं। ठीक है, इंडिया इवन अभी आपका देखो कि नेक्स्ट ईयर इंडिया इस समिट को ऑर्गेनाइज करने वाला है, लीडरशिप करने वाला है, जिसका एक थीम रखने वाला, जो थीम रहने वाला है वो है हमारा बिल्डिंग रिजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि ब्राजील का कॉन्टेक्स्ट क्या था एनवायरमेंट का, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट क्या है आईटी का, चाइना का कॉन्टेक्स्ट क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आने का, और आपका रशिया का इनिशिएटिव क्या है, रशिया ग्लोबल नॉर्थ में आते होने के बावजूद भी वो ब्रिक्स के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि साउथ साउथ कोऑपरेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। इंडिया जो है इसी चीज को लेकर जब इंडिया नेक्स्ट ईयर यानी 18 ब्रिक्स समिट करेगा, उसका जो थीम रहने वाला है जिसमें अभी मैंने अभी बोला कि बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। इससे ही आपको पता चल जा रहा है कि आईटी सेक्टर को लेकर बूम लाने की कोशिश है, इंडिया आईटी सेक्टर में अपने आप को एक तरीके से ग्लोबल हेजेमनी लेके आना चाहता है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को देखो विद एंड मेजर इकोनॉमिक विद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बोथ चाइना एंड यूएसए, इंडिया एक तरीके से ब्रिज बनने की कोशिश करता है डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स और वेस्टर्न कंट्रीज के अंडर में। ठीक है, यानी एक तरीके से ब्रिज बनने की कोशिश करता है कि हाँ जी चलो यहाँ से किस तरीके से हम डिफरेंट कंट्री जो आपको साउथ साउथ कॉपरेशन की बात कर रही हैं और अमेरिका यूके वाली जो कंट्रीज हैं उनके साथ किस तरीके से इस रिलेशनशिप को बना के रखना है। ठीक है, अगर इवन इवन आप देखोगे कि इस ब्रिक्स कंट्री के खुद के अंदर ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लाइक जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर का इश्यू चलता रहता है, यूएसए का जो इनिशिएटिव है क्वाड वाला, उसमें इंडिया किसके साथ है, यूएस के साथ है, तो चाइना के लिए ये क्या करता है, एक तरीके से चाइना इसको अपने लिए रिस्क मानता है, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इंडो पैसिफिक सी रीजन में, ठीक है, ओशन रीजन में ये
एक तरीके से रिस्क मानता है, थ्रेट मानता है क्वाड को। कौन? चाइना। ठीक है, यानी ब्रिक्स के पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, चैलेंजेस बहुत सारी है, फिर भी ब्रिक्स क्या है, एक तरीके से वाइबल इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन है ग्लोबल साउथ के एस्पिरेशंस का। ऑफर करता है डेवलपिंग नेशंस को कलेक्टिव इकोनॉमिक लिवरेज के लिए एंड पॉलिटिकल वॉइस बनता है ग्लोबल अफेयर्स में। देखोगे आप यूएनएससी के अंदर, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को, जो आपको एक तरीके से इंडिया को प्रमोट करने की बात आती है कि इंडिया को आपका वीटो पावर के अंदर में रखना है, यानी 5 कंट्री में +6 करना है, तो डिफरेंट साउथ कंट्रीज क्या है, इंडिया को सपोर्ट करती है। हाँ, चाइना नहीं करता, क्योंकि चाइना एक तरीके से रोड़ा डाल ही देता है, क्योंकि हम ही ने उसको यूएनएससी का एक टाइम पे पार्ट बनाया था। बट नाउ अभी वो हमारे साथ उसके उसके रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी डिफरेंट जगहों पे देखोगे कि भाई प्रॉब्लम्स तो हैं, बट अगर आप देखो कि ब्रिक्स अनडाउटली क्या है, एक तरीके से बेस्ट फॉर्मेशन है कोऑपरेशन का डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। कहाँ की? साउथ कंट्रीज, यानी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में। ठीक है, और ये एक तरीके से आपका साउथ ग्लोबल साउथ पीपल्स की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को बढ़ाता है और मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है ब्रिक्स, है ना, क्योंकि ब्रिक्स एक सिंगल हेजेमनी किसी भी कंट्री का रहने नहीं देना चाहता। दैट्स वाई इंडिया जो है, ब्रिक्स जो है, वो एक तरीके से साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये ब्रिक्स में हमने ये समझा, ये सारी पॉइंट्स थे। तो ना इसी चीजों को लेकर थोड़ा सा हमने एक तरीके से मैंने हिंदी और इंग्लिश में बताने की कोशिश करी है, जो हमने इसके बारे में डिस्कशन कंप्लीटली कर लिया है। हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में भी हमने बात करी कि किस तरीके से बैंडन कॉन्फ्रेंस और नॉन अलाइनमेंट के साथ हमने NIEO यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की कोशिश करी, अगेंस्ट किसके? आपके वेस्टर्न जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके खिलाफ, है ना। उसके खिलाफ तो नहीं गए, बट हाँ उसके चैलेंज देने की एक तरीके से कोशिश करी, एक तरीके से उसका कंप्लीट कंट्रोल ना हो पाए उस पर हमने एक तरीके से प्रेफर किया। ठीक है, पावर एंड डाइवर्सिटी के बारे में हमने बात करी। जी सारे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमने बात करी, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड इसमें वो सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हुए हैं कि मैं PDF आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज सेंड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू।